जय हिंद। वास्तविक संख्या के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परम संख्या और अपरम संख्या को अच्छे से देखेंगे। इससे पिछले वाली जितनी भी वीडियो है, मतलब परम संख्या और अपरम संख्या से पहले जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहाभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, जितनी भी संख्या है उसको हम अच्छे से डिस्कस किए हैं इससे पिछले वाली जितनी भी वीडियो है उसमें। तो इस वीडियो में परम संख्या और अपरम संख्या को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परम संख्या और अपरम संख्या को। तो सबसे पहले परम संख्या को देखेंगे, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से फिर अपरम संख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले परम संख्या, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार डिफिनेशन को पढ़ लीजिए। देखिए डिफिनेशन क्या बोल रहा है। यहाँ पे डिफिनेशन बोल रहा है, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए तथा क्यू जीरो नहीं हो एवं पी और क्यू पूर्णांक हो और पी एवं क्यू का सार्वगुणनखंड एक हो, वैसी संख्या परम संख्या कहलाती है। एक बार इस तरह आपने पढ़ लिया। अब दोबारा पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है वैसी संख्या, मतलब यहाँ पे संख्या की बात करी गई है। तो संख्या मन में आते ही माइंड में आना चाहिए, संख्या कोई भी हो सकती है, या तो धनात्मक संख्या होगी या फिर ऋणात्मक संख्या होगी, मतलब दोनों में से कोई भी संख्या होगी। धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। ठीक। उसके बाद देखिए, जो पी एवं क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, मतलब जो भी संख्या होगी वो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे पी और क्यू, पी मतलब यहाँ पे अंश को डिनोट कर रहा है, मतलब दर्शा रहा है, और क्यू मतलब हर को। पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी अंश के रूप में होना चाहिए और क्यू हर के रूप में होना चाहिए। आगे देखिए, जहाँ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हर है, हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक। उसके बाद पी एवं क्यू पूर्णांक हो, मतलब यहाँ पे जो पी है मतलब जो अंश है और जो क्यू है मतलब हर है, पी और क्यू कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होती है, जैसे पिछले वाले वीडियो में अच्छे से हम डिस्कस करिए। यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए थी, पूर्णांक आ गई है तो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एक तो टर्म आता है सार्वगुणनखंड, एक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पूर्णांक और सार्वगुणनखंड को अच्छे से देख लेते हैं क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले पूर्णांक और सार्वगुणनखंड को देखते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक, पूर्णांक कोई भी हो, पूर्णांक या तो धनात्मक हो संख्या होती है या फिर ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक। मतलब पूर्णांक जो यहाँ पे चर्चा की गई है वो अंश और हर के लिए की गई है। मतलब जो नंबर जो संख्या अंश में होगी और जो नंबर संख्या हर में होगी, मतलब पी और क्यू, मतलब पी भी पूर्णांक होनी चाहिए और क्यू भी पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब पी में भी धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या हो सकती है और क्यू में भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हो सकती है। यहाँ पर पूर्णांक का तात्पर्य यही है। मतलब पी की जगह धनात्मक बोले तो जैसे +1, या फिर क्यू में धनात्मक बोले तो +2, मतलब 1/2 भी हो सकती है। या फिर ऋणात्मक हो गई जैसे -4, यहाँ पे 5 ले लीजिए, मतलब -4/5 भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए -4 ये भी पूर्णांक है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है, 5 ये धनात्मक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकती है। 4/-5 ये भी हो सकती है। यहाँ पे 4 धनात्मक पूर्णांक है, -5 ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर पूर्णांक का तात्पर्य यही है, इंटीजर्स का तात्पर्य यही है। मतलब अंश और हर में जो भी होगी संख्या वो धनात्मक ऋणात्मक होगी, या धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, या दोनों हो सकती है। मतलब जैसे देखिए, या तो दोनों धनात्मक होगी, एक भी धनात्मक दो भी धनात्मक, मतलब अंश भी धनात्मक हर भी धनात्मक। दूसरी नंबर, या तो अंश ऋणात्मक हर धनात्मक, या फिर तीसरी दोनों ऋणात्मक हो सकती है। भले इसका वैल्यू 1/2 ही आएगी, कटने के बाद दोनों कट जाएगी। यहाँ अंश भी ऋणात्मक हर भी ऋणात्मक, या फिर 1/-2, इसका भी वैल्यू यही आएगी, ये वाला -1/2, क्योंकि हर में -1 को नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको इस तरह से। मतलब यहाँ पे दोनों धनात्मक, यहाँ पर एक ऋणात्मक एक धनात्मक, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक, यहाँ पर ऊपर वाले धनात्मक नीचे वाला ऋणात्मक। यहाँ पे पूर्णांक का मीनिंग यही है।
अब देखिए सार गुणनखंड क्या होता है, मतलब पी और क्यू कैसी होनी चाहिए, दोनों पी भी क्यू भी दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। आगे देखिए सार गुणनखंड पहले, फिर परिभाषा की ओर पीछे लौटेंगे। देखिए सार गुणनखंड का मीनिंग होता है सरलतम रूप, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे देखिए 4/8, यदि 4/8 है यहाँ पे 4/8, इसको तो हम कट करके ऐसे लिख सकते हैं 4 एकम 4 4 दूना 8 ऐसे। तो 4/8 को तो हम 1/2 लिख सकते हैं, आखिर इसी का तो रूप है। लेकिन परमेय संख्या हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें वहाँ 1/2 चाहिए 4/8 की जगह पे, ना कि हमें 4/8 चाहिए। मतलब जो भी होगी अंश बटे हर के रूप में, मतलब p/q के रूप में, इसका कट खोट कर मतलब काटने उठने के बाद जो भी होगी वो हमें चाहिए, ना कि जिसको काटेंगे वो चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 16/64 है, यहाँ पे 16/64, यहाँ पे तो लिख सकते हैं 16 एकम 16, 16 चौक 64, मतलब 1/4। मतलब जो भी वहाँ पे संख्या दी रहेगी जैसे 16/64, उसको हम काट उठ के 1/4 तक लाना है। उसके बाद हमें सांस लेनी है, मतलब 1/4 तक आएगी, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक, जैसे -25 बटे देखिए 5 है, चलिए इसको हटाते हैं फिर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे -25/5 है, इसको तो लिख सकते हैं 5 एकम 5, यहाँ पे -5 मतलब -5, भले हम -5 को लिख सकते हैं फिर -25/5, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप काट खोट के जो भी आएगी -5 वो रहनी चाहिए। सार गुणनखंड का मीनिंग यही है, सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी हो। जैसे देखिए यदि कोई भी पूछे 9/81 है, ठीक है, ये परमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परमेय संख्या है, लेकिन इसको तो हम इस फॉर्म भी लिख सकते हैं ना, 9 एकम 9 9 9 81, मतलब 1/9। लेकिन शुद्ध रूप से 100% ये परमेय संख्या है, ठीक है। 9/81 भी है, लेकिन इसको हम भिन्न बोल सकते हैं, ये रियलिटी में भिन्न होती है, ठीक है। फिर भिन्न बताएंगे जब भिन्न को शुरू करेंगे, पहले देख लीजिए आप सरलतम रूप समझ गए, सार गुणनखंड देख लिए, तो चलिए अब परिभाषा की ओर फिर देखते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बता दिया है, हमने संख्या के बारे में डिस्कस कर दिया है, p/q क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर दिया है। q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। वैसे भी यदि हर 0 होती है तो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, जो p/q के फॉर्म में रहती है वो। मतलब जैसे 8/0 है, यहाँ 0 लिख देंगे तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगी ना। जैसे 10/0 है, 10/0 लिख देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगी। कोई भी संख्या है XYZ कोई भी, यदि इसके नीचे यदि 0 लिख दिए ये सब अपरिभाषित हो जाती है, इसीलिए 0 नहीं लिखते हैं। पूर्णांक देख लिए, मतलब अंश जो होगी ये भी पूर्णांक होनी चाहिए, ये क्यू जो होगी वो भी पूर्णांक होनी चाहिए। और सार गुणनखंड मतलब कट खोट कर जो लास्ट में आएगी लास्ट रिजल्ट वो होनी चाहिए। सार गुणनखंड ये होती है। सार गुणनखंड एक मतलब वही होती है, मतलब ये जैसे अभी लिखे थे ना, जैसे मान लीजिए 81/810 है, इसको 10 बार में तो काट सकते हैं ना, ये 1/10, ये तो काट खोट के ना आ गया, मतलब अब ये कर सकती है, नहीं कर सकती है, किसी से भी नहीं कर सकती है, इसीलिए बोलते हैं काट खोट कर एक आनी चाहिए। सार गुणनखंड कितनी, एक, वैसी संख्या परमेय संख्या कहलाती है। समझ गए, ओके। अब देखिए ये जो परमेय संख्या होती है अर्थात रेशनल नंबर, इसे हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। क्यू फॉर रेशनल नंबर यहाँ पे हम सूचित करते हैं, ठीक। अब देखिए इसको एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, यहाँ पे देखिए p/q लिख सकते हैं। एग्जाम्पल को परिभाषा से रिलेट कीजिए, देखिए 2 को 2/1 लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में। यहाँ देखिए आप संख्या की बात कर रहे थे हम, संख्या यहाँ है 2 है 1 है, दोनों संख्या धनात्मक है, ठीक, p/q के रूप में। q 0 नहीं है, मतलब यहाँ q 1 है, 0 नहीं है, ठीक। p और q पूर्णांक है, 2 भी धनात्मक पूर्णांक और 1 भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक। p और q का जो है यहाँ पे p और q ये दोनों का सार गुणनखंड 1 है, 2/1, इसको तो हम काट नहीं सकते हैं, ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए ये भी फॉलो कर गया।
तो उसके बाद उसी संख्या पर में संख्या होती है। जब सब कंडीशन अप्लाई हो ही गया, पी वाई क्यू के भी रूप में है, क्यू जीरो नहीं भी है, पी और क्यू पूर्णांक भी और सर्वखंड भी एक है, तो ये कौन सी संख्या होगी? दो परमेय संख्या। उसी तरह देखिए 5 को लिख सकते हैं 5/1, इसको लिख सकते हैं पी, इसको लिख सकते हैं क्यू। यहाँ पे देखिए 5 मतलब पी मतलब अंश, 1 मतलब यहाँ पे क्यू मतलब हर, मतलब अंश बटे हर के रूप में है। और बोल रहा है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्यू 1 है, जीरो नहीं है। पी और क्यू पूर्णांक है, यहाँ 5 भी धनात्मक पूर्णांक और यहाँ 1 ये भी धनात्मक पूर्णांक। चलिए ठीक, 5/1 को हम काट सकते हैं, इसके बाद नहीं काट सकते। 5/1 का सरलतम रूप 5/1 ही होगी। तो सब फिलअप फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी, मतलब 5वीं परमेय संख्या होगी। 3/7 भी होगी। जीरो, चलिए जीरो का देख लेते हैं अच्छे से। देखिए जीरो को तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सही बात। ये यहाँ पे पी, ये यहाँ पे क्यू, मतलब जीरो पूर्णांक है या नहीं, इसकी चर्चा हमने पिछले वाली वीडियो जब पूर्णांक पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, वहाँ हमने करी है। लेकिन है जीरो भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक का परिभाषा ही होता है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में। जब हम जीरो को शामिल करते हैं तो उसके बाद पूर्णांक बनती है, मतलब जीरो भी पूर्णांक है। अब देखिए आगे, जीरो को हम देख रहे हैं ये परमेय संख्या है या नहीं। जीरो देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पी है, 1 यहाँ पे क्यू है, ठीक। यहाँ पे क्यू देखिए, क्यू बोल रहा है जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो तो नहीं है, क्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। उसके बाद बोल रहा है ये जो पी है, पी मतलब जीरो है, क्यू मतलब यहाँ पे 1 है। पी और क्यू कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, सही बात। जीरो भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। भले जीरो कौन सी पूर्णांक है, जीरो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक, ये कोई पूर्णांक है ही नहीं, बस इसे मान लिया गया है, ये एक समधनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1, पी भी पूर्णांक, यहाँ पे क्यू भी पूर्णांक, मतलब पी मतलब जीरो, यहाँ क्यू मतलब 1, 0/1, मतलब ये दोनों पूर्णांक भी है, दोनों अंश बटे हर के रूप में। और 0/1 को काट खोट के लास्ट में जीरो ही लिख सकते हैं हम, इसके बाद हम नहीं काट खोट कर सकते हैं। इसीलिए ये सार्वगुणनखंड भी दोनों का क्या है? 1 है, मतलब p/q के रूप में भी है, क्यू जीरो नहीं है, और दोनों पूर्णांक भी है, और दोनों का सार्वगुणनखंड 1 भी है। तो जीरो कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी, मतलब जीरो भी परमेय संख्या होगी। इसी तरह -2 को भी लिख सकते हैं, -2/1 p/q के रूप में। ये ऋणात्मक भले पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक तो है, क्यू जीरो नहीं है। दोनों का सार्वगुणनखंड भी 1 है, क्योंकि -2/1 को काटेंगे तो -2/1 ही होगी, ठीक है। तो ये होगी, -2 भी होगी। उसके बाद देखिए √9 को तो 3 लिख सकते हैं, फिर 3 कौन सी संख्या होगी? पढ़ना, √81, √81 को भी तो 9 लिख सकते हैं, 22/7, ये भी p/q, ये भी, इसे मान लिया गया ये परमेय संख्या है। फिर अभी देखेंगे अपरमेय संख्या, वहाँ पाई के बारे में देखेंगे, तो फिर इसकी डिस्कस वहाँ करेंगे। आप समझ गए होंगे परमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। कोई भी संख्या उसको देखेंगे सबसे पहले p/q के रूप में होनी चाहिए, क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, दोनों मतलब पी और क्यू मतलब अंश बटे हर जो होगी, और दोनों का सार्वगुणनखंड 1 होनी चाहिए। सार्वगुणनखंड मतलब लास्ट फॉर्म सरलतम रूप 1 होनी चाहिए। तो चलिए अब अपरमेय संख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अपरमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स, वहाँ पे p/q के रूप में जो थी वहाँ पे होनी चाहिए p/q के रूप में, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ बोल रहा है परिभाषा, वैसी संख्या, यहाँ भी संख्या की बात करी गई है, मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या होगी, ठीक, जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वैसी संख्या कौन सी संख्या होगी? अपरमेय संख्या, और इसे q+ से सूचित करते हैं। यहाँ पे q+ से भी करते हैं या फिर qc से भी करते हैं, ठीक, आप याद रख लीजिए, q+ से, और या फिर q ऊपर यहाँ c लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, पाई को 1 मिनट रहने दीजिए, सबसे पहले रूट देखिए, √2 जो है इसका वैल्यू ऐसे 1.41 ऐसे करके चलते रहती है, रुकती ही नहीं है।
मतलब ये जब आगे तक बढ़ती ही रहेगी तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं ना। पी बटे क्यू के रूप में हम किसको लिख सकते हैं, कोई भी हो फिक्स नंबर हो, मतलब फिक्स पूर्णांक हो, जैसे 8.9 लिखते हैं, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। ये तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 1 2 3 ऐसे मतलब जो भी हो ऐसे बढ़ते रहती है, ये ख़त्म होती ही नहीं है, इसको हम लिख ही नहीं सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में। जब हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो कौन सी संख्या होगी, अपर में संख्या। उसी तरह जैसे देखिए यहाँ पे √5 है, √5 का भी वैल्यू ऐसे 2.236 ऐसे होती है, ये भी आगे तक बढ़ते रहती है, रुकती ही नहीं है। जब रुकती ही नहीं है तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में। भाई रुकेगी तब ना लिख सकते हैं, जब रुकती ही नहीं तो कैसे लिखेंगे, मतलब इसको भी नहीं लिख सकते, तो मतलब ये भी ऊपर में संख्या होगी -√7। इसकी भी वैल्यू ऐसे 2.447 करके ऐसे होती है, तो ये भी रुकती ही नहीं है। जब रुकेगी ही नहीं तो अंश बटे हर के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, तो सीधी सी बात कौन सी संख्या होगी, ऊपर में संख्या। उसी तरह √11 इसको भी नहीं लिख सकते, इसकी भी वैल्यू जैसे यहाँ पे √11 है, इसकी भी वैल्यू -3.1 ऐसे करके कुछ होती है, तो ये भी रुक ही नहीं सकती है, मतलब अंश बटे हर मतलब पी बटे क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, कौन सी संख्या होगी, ऊपर में संख्या होगी। अब देखिए पाई की जो वैल्यू होती है पाई, इसकी भी वैल्यू 3.1459 ऐसे करके कुछ होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जब इसकी भी वैल्यू पाई है, आगे रहती है, जब रुकती ही नहीं है, तो ये भी मतलब पी बटे क्यू के रूप में तो हम नहीं लिख सकते हैं। जब पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो कौन सी संख्या होगी, ऊपर में संख्या। पाई का ही वैल्यू 22/7 होती है, पाई ऊपर में संख्या क्योंकि इसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन 5/7 का मान लिया गया है निकटतम मान 22/7, ये पर में संख्या होती है। तो याद रखिएगा आप पाई को ऊपर में संख्या में काउंट करते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक, और 22/7 को रेशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब ऊपर में संख्या 22/7 और पाई ऊपर में संख्या। तो इस वीडियो में आप देख लिए हैं पर में संख्या क्या होती है, ऊपर में संख्या क्या होती है अच्छे से। तो फिर अगले वीडियो में इसका हम पर में संख्या ऊपर में संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे। इस वीडियो में तब तक के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।